हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है होगा हमारा इंट्रोडक्शन, देन सेकंड होगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देन नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, then kinds of accounting principles, then accounting standard, then needs of accounting standards, then difference between accounting principles and accounting standard, then international accounting standard, and last होगा हमारा development of accounting standard in India। चलिए अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। Accountancy is based on some basic principles, rules, assumptions, concepts and traditions। मीन्स अकाउंटेंसी जो है ये कुछ प्रिंसिपल्स जो अकाउंटेंसी में बनाए गए हैं, रूल्स, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिशंस पर डिपेंडेंट है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट एंड ट्रेडिशंस को हम गैप बोलते हैं। गैप का मीनिंग क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के द्वारा समय समय पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं, उनको अपडेट किया जाता है ताकि अकाउंटिंग जो मेथड्स हैं उनमें इक्वलिटी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। देन हम अब आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग उन रूल्स, एजम्पशंस, ट्रेडिशंस से है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दीज प्रिंसिपल गाइड करते हैं हमको कि हमें कैसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है और कैसे हमें उनको इंटरप्रेटेट करना है, ताकि इन प्रिंसिपल के थ्रू हम अपनी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी, कंपैरेटिबिलिटी और यूटिलिटी को ला सके। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैन मेड प्रिंसिपल। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, नॉलेज, रिक्वायरमेंट, लॉजिक एंड यूजेस के आधार पर इनको बनाया गया है। देन ऑब्जेक्टिविटी। प्रिंसिपल शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स। मींस ये जो प्रिंसिपल है ये एक्चुअल फैक्ट्स पर ही बेस्ड है। शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय पर्सनल थॉट्स। जो पर्सनल थॉट से ये अफेक्ट नहीं होते हैं। अब आते हैं फीसिबिलिटी। प्रिंसिपल कैन बी इजिली बॉट इनटू यूज। मींस इन प्रिंसिपल को हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस और रिगिडिटी। मींस किसी भी बाधा के और आसानी से हम इन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। रेलेवेंस है। मींस ये प्रिंसिपल रेलेवेंस होने के कारण हम अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली गेट कर सकते हैं और उनको फुलफिल कर सकते हैं। देन यूजफुलनेस। Principle should be such that which increases usefulness of accounts and their universality get certified। मीन्स पूरे वर्ल्ड से सर्टिफाइड किया गया है इन प्रिंसिपल को, जिसके कारण ये यूजफुल है। मीन्स इसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो या डोमेस्टिक कंपनी हो। अगर वो फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस कर रही हैं या फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज है किसी दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस कर रही हैं, तो जो भी वो अकाउंट्स तैयार करेंगी उन प्रिंसिपल के थ्रू तैयार करेंगी जिनको यूनिवर्सलिटी सर्टिफाइड किया गया है, जिसके कारण कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हो जाते हैं। मींस
जिनकी एक्यूरेसी जो है पूरे वर्ल्ड क्लास होती है और कोई भी इन पर इजीली ट्रस्ट कर सकता है। देन अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है इनको कॉन्सेप्ट, एजम्पशन और कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। मींस आप इनको कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, एजम्पशन भी बोल सकते हैं और कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। देन अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। देन सेकंड है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट नंबर बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। तो दोज एजम्पशन ऑन बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मींस ऐसे एजम्पशंस जिनके थ्रू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तैयार किया जाता है, मींस बनाया जाता है ताकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन। इन्हीं एजम्पशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को तैयार करते हैं ताकि हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार कर सकें और इसी को हम एजम्पशन बोलते हैं। विदाउट फॉलोइंग दीज बेसिक एजम्पशन, मींस जो हमारे फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल एजम्पशन है, इनके बिना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं बना सकते। सो दे आर कॉल्ड बेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इसलिए इनको बेस बोला गया है अकाउंटिंग सिस्टम का। अब ये जो एजम्पशन है इनको थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न का, सेकंड है हमारा एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी का, और जो थर्ड हमारा एजम्पशन है वो एजम्पशन ऑफ एक्यूरल है। तो अब हम इनको समझते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा है एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न हमको ये बताता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड तक, इंफिनिटी टाइम तक चलता रहेगा जब तक कि बिजनेस में एडवर्स सिचुएशन ना जनरेट हो जाए। मींस कि बिजनेस बंद होने की पोजीशन पर ना आ जाए, तब तक बिजनेस को कंटिन्यू मानकर कि वो लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा। ये एजम्पशन इस बेस पर बना हुआ है। ये एजम्पशन क्या मानकर चलता है कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा जब तक कि कोई अनसर्टेन प्रॉब्लम ना आ जाए या कोई ऐसा कारण ना आ जाए कि जिसके कारण बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन लाइफ ऑफ बिजनेस विल कंटिन्यू अनसर्टेन टाइम। मींस अनसर्टेन टाइम तक बिजनेस चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड बिकॉज दीज एसेट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन बिजनेस। इसी एजम्पशन के थ्रू बिजनेस में हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग पीरियड तक होती है, उनको हम लॉन्ग पीरियड तक यूज कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है तो उसको हम लॉन्ग पीरियड तक यूज करेंगे। लॉन्ग पीरियड तक यूज करने का मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। इसी एजम्पशन को हम अपने बिजनेस में फॉलो करके ही उन फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक कंपनी है, उसने एक मशीन परचेज की है 1 लाख रुपीस की, और इस मशीन को वो कंपनी 10 इयर्स तक यूज कर सकती है। मींस ये मानकर ये मशीन खरीदी गई है कंपनी के द्वारा कि कम से कम 10 साल तक तो हमारा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो ये जो एजम्पशन है ये मानकर चलता है कि बिजनेस अनसर्टेन टाइम तक वर्क करेगा और उसका टाइम पीरियड सर्टेन नहीं होगा। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी।
एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटिंग की मेथड्स हैं या रूल्स हैं उनमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं होना चाहिए। मींस समय समय पर अगर लॉन्ग पीरियड के बाद या इमरजेंसी पड़ने पर अगर हम उन मेथड्स या उन रूल्स में कुछ चेंज करते हैं तो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यू उन रूल्स और मेथड में चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज होने से ड्रॉबैक क्या होते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाते हैं और किसी भी तरीके का कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण हमें अपने एक्यूरेट प्रॉफिट का और लॉस का सही पता नहीं चल पाता है। एग्जाम्पल, assume the investor want to compare current year financial presentation of with previous year financial presentation, means जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अगर कंपैरेटिव स्टडी करना चाहें मींस प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और अगर अकाउंटिंग की मेथड्स में या उनके रूल्स में अगर हम जल्दी से जल्दी चेंज करेंगे तो ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाएंगे ये इन्वेस्टर्स। एजम्पशन ऑफ एक्यूरल, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन बिजनेस की जो भी इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उनको एक्यूरल बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग। एक्यूरल बेसिस का मीनिंग होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू है मींस आउटस्टैंडिंग है, या ऐसी इनकम जो एक्रूड है मींस मिलने वाली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, या ऐसा एक्सपेंसेस जो हम पे करने वाले हैं अभी तक हमने पे नहीं किया है, उनको भी इस एजम्पशन के थ्रू अकाउंटिंग करते समय रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे इनका रिलेशन नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर किसी के भी साथ हो, इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे गुड्स ऑफ ₹1 लाख रुपीस का गुड्स सेल किया है हमने 25 मार्च 2020 को, और हमें पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को होता है, तो 31 मार्च को हमें फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं। अब 31 मार्च को जब आप फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे और आपने सेल कब किया है, सेल किया है आपने 25 मार्च को, बट पेमेंट वॉज रिसीव, आपको पेमेंट कब रिसीव होगा 1 जुलाई 2020 को, मींस आफ्टर 31 मार्च। जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च को, उसके बाद जाके आपको कुछ महीने बाद आपको पेमेंट उस सेल का रिसीव होगा। तो इस 1 लाख रुपीस की सेल को आपको इसी फाइनेंशियल ईयर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मींस ये सेल कब हुई है 25 मार्च को, मींस 31 मार्च के पहले है, चाहे इसका अमाउंट हमको नेक्स्ट ईयर मिले वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सेल कब हुई है। तो सेल हुई है 25 मार्च मींस 31 मार्च 2020 के पहले, तो हमें इस सेल का 1 लाख रुपीस एक्यूरल मानकर मींस ड्यू मानकर हमें एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 वाले ईयर में इस सेल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देन सेकेंड एग्जांपल को समझते हैं कि अब फर्म रिसीव गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, फर्म ने 50,000 की कॉस्ट का गुड्स जो है वो रिसीव किया है 29 मार्च को, और अगेन हम अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं 31 मार्च को, बट अमाउंट ऑन 5 अप्रैल 2020 को हम पे करने वाले हैं। हमने गुड्स खरीद तो लिया है 50,000 का, और उसका अमाउंट जो है हम नेक्स्ट ईयर मींस अप्रैल 5 को पे करेंगे। तो 31 मार्च के पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए हमें इस ट्रांजैक्शन को ड्यू एक्सपेंसेस मानकर कि ऐसा एक्सपेंसेस मींस
या ऐसा अमाउंट जो हमें पे तो करना है लेकिन अभी नहीं किया गया है, तो उस एक्सपेंसेस को भी हमें यहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट नंबर है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट एंटिटी। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस को और जो बिजनेस का ओनर होता है, जिसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, दोनों को सेपरेट माना गया है। मींस जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है, इन दोनों को सेपरेट रखा गया है। ये ओनर ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है, मींस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, तब जाके ये बिजनेस स्टार्ट होता है। तो इस बिजनेस के लिए ये जो ओनर है एक क्रेडिटर्स के फॉर्म में होता है। मींस एक क्रेडिटर्स माना जाता है ओनर, किसके लिए? बिजनेस के लिए। और बिजनेस कैपिटल ले रहा है किससे? अपने ओनर से, इसलिए इस ओनर को एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा। अब इस बिजनेस की एक लायबिलिटी है कि इसने अपने ओनर से कैपिटल ली हुई है। तो इन केस अगर ये बिजनेस फ्यूचर में नहीं चलता है या बंद हो जाता है, तो इस बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी पैसा इसके ओनर ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते समय इन्वेस्टमेंट किया था, वो अमाउंट इस ओनर को रिटर्न करे। इसलिए ये बिजनेस की लायबिलिटी है। अब ये ओनर जब बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल। लेकिन जब ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉल करता है खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो इसको बोला जाता है ड्रॉइंग। तो ओनर बिजनेस से अगर अमाउंट कैश में विड्रॉल कर रहा है या ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स विड्रॉल कर रहा है, तो ऐसे कैश और गुड्स को हम ड्रॉइंग का नाम देंगे। मींस इसको ड्रॉइंग माना जाएगा उस ओनर के लिए, उस बिजनेस के लिए, कि ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश और गुड्स विड्रॉल करता है तो इसे ड्रॉइंग बोला जाता है। और ड्रॉइंग से कैपिटल क्या हो जाती है? जो बिजनेस की कैपिटल हो जाती है वो कम हो जाती है। कि सपोज करो अगर ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करने में 1 लाख रुपीस लगाए थे और इस बिजनेस में से ओनर ने 10,000 रुपीस पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लिया है, तो अब इस ओनर की जो कैपिटल हुई, रिमेनिंग कैपिटल, वो 90,000 रुपीस होगी। 90,000 रुपीस हो चुकी है। जब इसने कैपिटल लगाया था तो 1 लाख रुपीस थी, लेकिन 10,000 रुपीस इसने विड्रॉन कर लिए हैं, मींस पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया है। तो अब इसकी रिमेनिंग कैपिटल उस बिजनेस में कितनी हुई? 90,000। तो ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को कम कर देता है। देन नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा, वो है प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए जिनका मेजरमेंट टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में हो, मींस जिनको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है जिनका रिलेशन मनी से होना चाहिए। अगर ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड तो हैं लेकिन मनी के फॉर्म में नहीं है, लाइक मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड इन्वेस्टर्स, इनका रिलेशन भी किससे है? बिजनेस से है, लेकिन ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मींस इनका पैसों से या मनी से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है आपको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एक फर्म जो है वो आपको इंफॉर्म कर रही है कि उसके पास 10 एकड़ जो है वो लैंड है, 20 रूम्स हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं, 50 चेयर्स और टेबल्स हैं, 10 टन रॉ मटेरियल है उसके पास और 100 केजी फिनिश्ड गुड्स है। लेकिन
ये क्वांटिटेटिव डेटा हुआ, मींस इनकी हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि हमारे पास लैंड कितने एकड़ है, वो है 10 एकड़। हमारे पास रूम कितने हैं, 20। क्या हमको इनका अमाउंट मालूम है? नहीं। तो हम केवल क्वांटिटी को अकाउंटिंग करते समय रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकें। जब तक इन ट्रांजैक्शन की हमें वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें पता चल रहा है कि जो 10 एकड़ लैंड का प्राइस क्या है, 10 करोड़ रुपीस है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग करते समय इस 10 करोड़ रुपीस के अमाउंट को ही अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। फिर हमें ये 20 रूम्स, ये तो क्वांटिटी है, मींस कि हमें मालूम है कि हमारे पास 20 रूम है, हमारे पास जो बिल्डिंग है उसमें 20 रूम्स हैं, लेकिन उनकी हमें वैल्यू लिखनी है अपनी बैलेंस शीट में, और उनकी वैल्यू क्या है, 5 करोड़ रुपीस है। तो हम बैलेंस शीट में 20 रूम्स का जो डिटेल है वो शो नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके अमाउंट को शो करेंगे, और वो अमाउंट है 5 करोड़ रुपीस। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जिनका मनी से रिलेशन हो, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अकाउंटिंग पीरियड का टाइम कितना है, 18 मंथ है। जनरली इसको हर कंपनीज या हर बिजनेस में 12 मंथ का ही लिया जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर का मीनिंग होता है कि अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को ओपन कर देना, मींस कंपनी या किसी भी बिजनेस की जो पूरी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसको डिस्क्लोज करना। अब डिस्क्लोज करने की अगर बात हो रही है, तो जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट है या लॉसेस हैं, या पोजीशन ऑफ क्रेडिट्स है, और प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर फाइनेंस को लेके है, इन सबको डिस्क्लोज करने की बात हो रही है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि फुल डिस्क्लोजर का मीनिंग ये नहीं होगा कि जो सीक्रेसी है, मींस बिजनेस की जो सीक्रेसी है, उसको भी डिस्क्लोज कर दिया जाए। केवल हमको उतनी इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज करनी है जिससे ये जो सीक्रेसी है बिजनेस की, ये बनी रहे। तो फुल डिस्क्लोजर का मीनिंग ये हुआ कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिट को, लॉस को, और जो पोजीशन ऑफ क्रेडिट्स है, देन प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर फाइनेंस को लेके है, तो इनको डिस्क्लोज करने की बात हो रही है। इसके बेसिस पर जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जब हम इन अपने प्रॉफिट्स को, अपने लॉसेस को, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम डिस्क्लोज करते हैं, तो जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके और उसकी कंपैरेटिव स्टडी करके। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हमें केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है जिससे कि हमारी जो सीक्रेसी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। चलिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको ये ध्यान रखना है कि हमें बिजनेस में कौन से फैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अनइम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं या अनइम्पॉर्टेंट जो आइटम्स हैं उनको हमें छोड़ देना है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे, अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे, या अनइम्पॉर्टेंट जो आइटम्स हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस आइटम को छोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंपॉर्टेंट आइटम क्या है और अनइम्पॉर्टेंट आइटम क्या है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अब हमने लिया हुआ है कि राम इज अ क्रेडिटर, राम को हमें 50,000
325.25 रुपीस का पेमेंट करना है। तो हमारे लिए यूजफुल डेटा क्या हुआ? 50,325 मींस जो भी अमाउंट आए उसको अप्रोक्सीमेट करके हमें फाइनल अमाउंट ही अपनी अकाउंटिंग में लेना है। और जो पैसों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो अनयूजफुल होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको छोड़ने की बात बोली गई है कि आप उनको छोड़ दें। लेकिन जो हमारे क्रेडिटर्स हैं या जो सेकंड पार्टीज हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं या कोई अदर पर्सन है, तो उनको ना ये इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस अमाउंट में कि हमने ये 25 पैसे का उनको पेमेंट नहीं किया है। अगर इनको इफेक्ट पड़ेगा तो आप फिर इनको नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर क्रेडिटर्स आपके मान चुके हैं कि मुझे केवल आप कितना पे कर दें, 50,325, इस 25 पैसे का पेमेंट ना करने से इन क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके क्रेडिटर्स या आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या जो अदर पर्सन हैं, अगर उनको इस अमाउंट को लेकर मीन जो 25 पैसे है, इस अमाउंट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही माना जाएगा, फिर आपको इनको अकाउंटिंग में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे फैक्ट्स को हम अकाउंटिंग करते समय छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस में एसेट्स खरीदी जाती हैं, उनको हमको परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करना है कि जिस टाइम हमने उनको खरीदा था उस प्राइस पर ही हमको उन एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करना है। मींस जो भी उन एसेट्स का, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो परचेज प्राइस और उसका जो कुछ समय के बाद मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ जाता है। जैसे सपोज करिए आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है 2020 में 5 लाख रुपीस की, 2020 में, तो ये आपका परचेज प्राइस हुआ, मींस उस एसेट्स की क्या है, ये कॉस्ट है। तो जो 5 लाख रुपीस की कॉस्ट है ये 2020 की है, लेकिन अब 2021 में इसका मार्केट प्राइस इस बिल्डिंग का कुछ और होगा, हो सकता है कि 6 लाख हो जाए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमने 2020 में जो भी एसेट्स परचेज की थी, मीन जो बिल्डिंग परचेज की थी, उसकी कॉस्ट वैल्यू को ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मींस अपनी बैलेंस शीट में शो करना है। जो भी मार्केट प्राइस होता है, अप हो या डाउन हो मार्केट प्राइस, उसको इग्नोर करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा उस बिल्डिंग का 5 लाख रुपीस का अमाउंट आप हर साल अपनी बैलेंस शीट में 5 लाख ही शो करें। कॉस्ट का मीनिंग ये नहीं होता है कि हमने कोई एसेट्स अगर परचेज कर ली है और उसकी प्राइस 2020 में 5 लाख रुपीस थी, तो वही प्राइस हम इंफिनिटी टाइम तक अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। मींस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो डेप्रिसिएशन लगने से क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे कि 2020 में आपने जब बिल्डिंग परचेज की थी तो उसकी प्राइस क्या थी, 5 लाख, लेकिन 2021 में उस बिल्डिंग की प्राइस क्या होगी, क्योंकि आप साल भर उसको यूज करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम ये मान लें कि उस बिल्डिंग पर 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो आपने 5 लाख रुपीस की बिल्डिंग परचेज की है, आफ्टर 1 ईयर इसको यूज करने के बाद इसकी जो प्राइस है 50,000 रुपीज से क्या हो जाएगी, 10% होगा डेप्रिसिएशन, और 5 लाख का अगर आप 10% निकालते हैं तो वो आता है 50,000। तो आपकी न्यू प्राइस क्या हो गई, बिल्डिंग की न्यू प्राइस हो गई 4,50,000। तो आपको ना 2021 के बैलेंस शीट में इस 4,50,000 की प्राइस को ही बैलेंस शीट में दिखाना है। अब मार्केट वैल्यू 2021 का क्या होगा वो इग्नोर करना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो बुक वैल्यू पर आगे की ईयर्स में उस एसेट्स को आप हमेशा लिखते जाएंगे। और बुक वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉस्ट वैल्यू में से आपको हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर आप अपनी एसेट्स को उस बैलेंस शीट में शो करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक एसेट्स है 5 लाख रुपीस की, हमने परचेज की है और इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%। ये हमने मान लेते हैं कि 2020 में परचेज की है, और इसका मार्केट प्राइस जो है वो हुआ है 2021 में कितना, 4 लाख और 7 लाख हमने ये ले लिया है, ये मान लिया है। एक बार हम मान लेते हैं कि उसका मार्केट प्राइस 4 लाख हुआ, और एक बार मान लेंगे कि उसका मार्केट प्राइस 7 लाख हुआ। लेकिन अब हमें 2020 में कौन से प्राइस पर अपनी फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करना है, 2020 की बात हो रही है, तो ये 2020 में हमने परचेज किया है। तो 2020 में हम जब अपनी इस एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करेंगे तो 5 लाख रुपीस ही शो करेंगे। अब 2020 का मार्केट प्राइस क्या है, 4 लाख है। तो ये हम मान लेते हैं कि हमने कितने में खरीदा है, 5 लाख में, तो हम 5 लाख रुपीस का अमाउंट ही बैलेंस शीट में शो करेंगे। इस मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। अब हम आते हैं 2021 में। 2021 में क्योंकि आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा इस एसेट्स को परचेज किए हुए, तो इस पर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। और ये हम ले लेते हैं कि हमने 10% डेप्रिसिएशन मींस 50,000 होता है डेप्रिसिएशन 5 लाख का। जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 50,000। तो 2021 में इस एसेट्स की प्राइस क्या हो जाएगी, 4,50,000। क्योंकि 5 लाख की तो बिल्डिंग थी, उसमें से 50,000 जो है वो डेप्रिसिएशन का माइनस कर दिया आपने, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, रिमेनिंग अमाउंट बचा है 4,50,000। और 2021 में मार्केट प्राइस क्या है उसी एसेट्स का, 7 लाख हुआ है। अब 4,50,000 को आप बैलेंस शीट में शो करेंगे या 7 लाख को शो करेंगे, ये ध्यान रखना है कि हमें नेक्स्ट ईयर से अपनी बुक वैल्यू पर ही हम अपनी एसेट्स को शो करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब मार्केट वैल्यू अप हो जाए या डाउन हो जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 7 लाख रुपीस पर तो उस एसेट्स को शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम उस एसेट्स को 4,50,000 पर ही अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब आता है नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू विथ कॉस्ट। देखिए, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, मींस रेवेन्यू जनरेट करना। अब हमने बहुत सारी एक्टिविटी की है, सेल से रिलेटेड भी एक्टिविटी की है, गुड्स को परचेज करने से भी रिलेटेड एक्टिविटी की है, और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन मींस एडवर्टीजमेंट से लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने तक की एक्टिविटी हमने की है। तो हमको फाइनली पता तो होना चाहिए कि अगर हमने इतनी एक्टिविटीज की हैं तो उनसे हमको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो कुल मिलाकर हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट पर फोकस करना चाहिए। मींस कि अगर हमने कोई सेल किया है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने सेल किया है 6 लाख रुपीस का, और जबकि हमने उसी गुड्स को जब खरीदा था तो उस गुड्स को जिसको हम सेल कर रहे हैं, मींस इस 6 लाख रुपीस वाले गुड्स को जब हम सेल कर रहे हैं, और उसी गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 4,50,000 जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसी गुड्स को सेल करने पर आपने ना डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस कर दिए हैं, तो इस गुड्स को सेल करने पर आखिर आपको नेट प्रॉफिट हुआ कितना, ये आपको फाइनली पता करना है। और उसी नेट प्रॉफिट को लेकर ही ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल बना है कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, आपको उतना ही अमाउंट अपनी अकाउंटिंग में लिखना है। मींस हमको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपको सेल प्राइस से अमाउंट मिला मींस 6 लाख रुपीस, और उस गुड्स को खरीदा आपने कितने में, 4,50,000 में, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने हो गए, 40,000। तो टोटल मिलाकर ये 4,90,000 रुपीस की कॉस्ट आ चुकी है उस गुड्स पर जिसको आप सेल कर रहे हैं।
और जबकि आपको अमाउंट कितना मिला है सेल पर 6 लाख रुपीस, तो 6 लाख रुपीस में से 4,90,000 को माइनस कर देंगे तो 1,10,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। यही प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, अपनी अकाउंटिंग में, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मीनिंग ये हुआ, ये प्रिंसिपल हमको ये बताता कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है, पहली साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है और सेकंड साइड इज क्रेडिट साइड होती है। पहली साइड जो होती है वो डेटर से रिलेटेड होती है और दूसरी साइड जो होती है वो क्रेडिटर से रिलेटेड होती है। तो डेबिट मींस डेटर्स और क्रेडिट मींस क्रेडिटर्स। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि राजेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 रुपीज के कैश को इंट्रोड्यूस करके। तो इस ट्रांजेक्शन में एक पार्टी हो गई हमारी कौन सी, कैश वाली, और दूसरी पार्टी हो गई हमारी राजेश की, क्योंकि राजेश क्या कर रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, खुद का पैसा बिजनेस में लगा रहा है, तो सेकंड पार्टी राजेश की कैपिटल हुई। अब हम यहाँ एंट्री बनाएंगे जब इस ट्रांजेक्शन की, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो पहली पार्टी को हमने डेबिट कर देना है और सेकंड पार्टी हमारी क्या हुई, कैपिटल, किसकी, राजेश की। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है टू कैपिटल से, तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट साइड के लिए हमने डीआर यूज किया, मींस डेबिट वर्ड यूज किया, और सेकंड साइड जो हमारी है क्रेडिट साइड, उसके लिए हमने टू वर्ड यूज किया। तो इस ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन जो कि डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है उसकी दो साइड होंगी। फर्स्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलेंगे और सेकंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलेंगे। सो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी, अब कौन कौन सी इक्वेशन जो बन सकती हैं बिजनेस में, बिजनेस में फर्स्ट इक्वेशन ये ड्यूल एस्पेक्ट का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो उसकी लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। देन सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है कि अगर आपको कैपिटल फाइंड करना है, मींस ओनर्स का फंड निकालना है अगर आपको, तो आप टोटल एसेट्स में से जो कि बिजनेस की हैं उसमें से अगर आप लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो कैपिटल का होता है। और अगर आपको एसेट्स कैलकुलेट करनी है तो आप इन्हीं फॉर्मूले को इंटरचेंज करके एसेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो एसेट्स कैसे निकालेंगे आप, कैपिटल और लायबिलिटीज को प्लस कर देंगे तो जो फाइंड होगा वो एसेट्स होगा। और लायबिलिटीज कैसे निकलेगी, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में लायबिलिटीज नहीं है तो एसेट्स में से आप कैपिटल माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो लायबिलिटीज का होगा। तो ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमको क्या बताता है, ये बताता है कि हर एक साइड के दो साइड होंगे और एक साइड होगा आपका डेबिट का और दूसरा साइड होगा आपका क्रेडिट का। पहला जो साइड है वो डेटर से रिलेटेड है और सेकंड साइड जो है वो क्रेडिटर से रिलेटेड है। देन सॉरी, अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कन्वर्टेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको और हमारे बिजनेस को होने वाले जो फ्यूचर के लॉसेस हैं उनके लिए अरेंजमेंट करना, उनके लिए प्रोविजन करना। अब प्रोविजन करने का मीनिंग क्या हुआ, लाइक जैसे गुडविल इज रिटर्न ऑफ, मींस गुडविल अगर हमारे बिजनेस की कम हो गई है तो बिजनेस का एक लॉस है। इस लॉस के लिए हमें प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकालकर इन लॉसेस को राइट ऑफ करना। मींस जैसे अब नेक्स्ट हमने लिया हुआ है कि प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी बिजनेस का एक लॉस है। मींस हमारे जो डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलने की उम्मीद होती है लेकिन हमें ये पता होता है कि इन डेटर से कोई ना कोई ऐसा अमाउंट होगा जो हमको डाउट है नहीं मिल पाएगा, तो उन लॉसेस के लिए जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए अरेंजमेंट करना, उनके लिए प्रोविजन करना। देन ऐसी एसेट्स जो हमेशा कॉस्ट वैल्यू पर, जिनको हमेशा बैलेंस शीट में शो नहीं किया जा सकता है, उनको हमेशा बुक वैल्यू पर शो किया जाता है। तो बुक वैल्यू पर शो करने का मीनिंग ये होता है कि कॉस्ट वैल्यू में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक लॉस होता है।
तो इस डेप्रिसिएशन के लिए भी आपको अरेंजमेंट करना और क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस से कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद जो भी प्राइस कम होगा, जो भी प्राइस कम होगा उस पर वैल्यूएशन करना। तो इससे फर्क क्या होगा, अगर हम इन लॉसेस का जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जो बिजनेस के लॉस हैं, अगर हम इनका प्रोविजन करते हैं या अरेंजमेंट करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और हमारे फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो डाउन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरीफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग केवल बिजनेस के उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जिनका रिटर्न एविडेंस है हमारे पास, मींस जिनको हमने इनवॉइस बिल में, कैश मेमो में, बिल्स पेबल में और बिल्स रिसेबल बुक में पर्टिकुलर अलग से मेंशन किया हुआ है। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना जिनका हमारे पास रिटर्न एविडेंस है, जिससे कि हम बिजनेस की रियलिटी को चेक कर सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड है वो 100% जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जब तक एक्सपेक्टेड है, मींस एक्रूड है, तब तक उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना अपनी अकाउंटिंग में, जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए एक्चुअल प्रॉफिट में। अब एक्चुअल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, तब हमको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है। क्योंकि हमें अकाउंटिंग करते समय सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट ही रिकॉर्ड करना है, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है या एक्रूड जो प्रॉफिट होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मशीन की, ये मान लेते हैं कि वो 10 मशीन उसने बनाई है और उसकी कॉस्ट आई है पर मशीन को बनाने के बाद 10,000 रुपीज। वो उस मशीन को 12,000 पर मशीन के हिसाब से सेल करने वाली है। तो कंपनी को पता है कि अगर उसने 10 मशीन बनाई है और एक मशीन की कॉस्ट 10,000 आ रही है, जिसको वो 12,000 ईच मशीन के हिसाब से सेल करना चाहती है, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,000 रुपीज ईच मशीन। अब उसने कितनी मशीन बनाई है? 10 मशीन। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका टोटल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? वो हुआ 20,000। तो इस 20,000 रुपीज के प्रॉफिट को तब तक अकाउंटिंग में, मींस अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि ये एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, अभी सेल नहीं हुआ है। जब तक ये मशीन पूरी तरीके से सेल नहीं हो जाएगी और हमको अमाउंट रिसीव नहीं हो जाएगा, तब तक हम इस 20,000 रुपीज के प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मानेंगे और जब ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा तब इसको एक्चुअल प्रॉफिट मानकर ही हम अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि रेवेन्यू जब तक एक्चुअल में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हमको उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं हम, और लास्ट हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है पीरियड प्रिंसिपल। मींस कि जो भी अकाउंटिंग के लिए टाइम हो वो कंसिडर्ड होना चाहिए। लाइक 12 मंथ जनरली हर कंपनियां फॉलो करती हैं, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती हैं हर 12 महीने के बाद, मींस आफ्टर 1 ईयर। तो 12 महीने का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। अब वो कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैलेंडर ईयर्स के अकॉर्डिंग रखती हैं या फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग रखती हैं। वो किसी भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल अकाउंट को बना सकती हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो कंसिडर्ड होना चाहिए, या तो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ताकि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंफर
इंफॉर्मेशन को निकाल कर हम प्रोवाइड कर सकें अपने मैनेजमेंट को और जो भी हमारे अदर यूजर्स हैं उनको, मींस जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं और जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें टाइम टू टाइम, ताकि वो लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके और प्रोस्पेक्टिव पॉलिसीज और प्लान तैयार कर सकें। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो ऐसे प्रिंसिपल और रूल्स जो अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेटिबिलिटी और यूनिवर्सलिटी को लेकर आते हैं, को डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। अब बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमेशा अपडेट करती रहती हैं, जैसे हमारे इंडिया में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमेशा अपडेट करती रहती है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चुके हैं, जिनके अकॉर्डिंग ही हमको अपनी अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ता है, मींस अपनी अकाउंटिंग को करना पड़ता है। अब हम आगे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों होती है। फर्स्ट नंबर पर हम आते हैं, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्ड इन प्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स सो दैट दे कैन बी एक्यूरेट। मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं या जो भी डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक 100% एक्यूरेट होना चाहिए और उनमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। देन कंपैरेटिबिलिटी कैन बी प्रोवाइडिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही, क्योंकि जब हम उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मींस कंपैरेटिबिलिटी आ जाती है हमारे अकाउंटिंग में, ताकि हम प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग डेटा की करंट ईयर के अकाउंटिंग डेटा के साथ कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। बाय अनक्लियर और अनसर्टेन जो वर्ड्स हैं जिनसे पॉसिबिलिटीज बनती है किसकी, फ्रॉड की, वो कम हो जाती है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू। देन in relation to various item to provide basis of valuation, वेरियस आइटम के वैल्यूएशन करने में हमको हेल्प मिल जाती है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके। देन टू ब्रिंग फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग, हम अपने अकाउंटिंग के जो भी हमारे पोजीशन है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो लॉस है, उसको अगर हम डिस्क्लोज करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और लोग उसको उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये होता है पॉसिबल उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नेचर है वो कैसा होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, मींस ये रूल्स बनाते हैं किसके लिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए, और उनके प्रिंसिपल तैयार करते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल जो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि हमको जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है इनको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे पॉलिसीज बनानी है, ये पॉसिबल हो पाता है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस इंटरप्राइजेस कंपेरेबल। मींस हम बहुत सारे जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं उनके स्टेटमेंट की कंपैरेटिव स्टडी अगर करना चाहें तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही अपनी अकाउंटिंग बनाती है, इसलिए उन स्टेटमेंट की हम कंपैरेटिव स्टडी इजीली कर सकते हैं। थर्ड नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंडेड अ प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अमंग द अवेलेबल मेथड्स। मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही जो भी अकाउंटिंग की मेथड्स होती हैं वो अपडेट की जाती हैं। तो अब अपडेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू होती हैं तो फॉलो बाकी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन उन मेथड्स को यूज करती हैं तो सब
कि अकाउंटिंग में एक तो सिमिलरिटी आती है और साथ में उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिव इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट ऑन विच बेसिस दीज स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। मींस अकाउंटिंग यूजर्स मींस जो इंटरनल यूजर्स होते हैं और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू जो भी वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं कि जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं, उनका बेस क्या है, मींस वो किस बेसिस पर तैयार किए गए हैं, ये उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू यूजर्स वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एडवांटेजेस को देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है टू रिमूव कंफ्यूजन, मींस जो भी कंफ्यूजन है अकाउंटिंग फॉर्मेट को लेकर, उनके फैक्ट्स को लेकर, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो रहे हैं वो हर एक कंपनी के सेम होते हैं, उनमें सिमिलरिटी आ जाती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि हर एक कंपनी उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, इसलिए सिमिलरिटी आ जाती है और जो भी कंफ्यूजन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय देम। यूनिफॉर्मिटी आ जाती है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि हर एक कंपनी उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है। देन प्रोवाइड कंपैरेटिबिलिटी, आप चाहे किसी भी कंपनी का, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो जो कि दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस कर रही है, तो जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी वो एक इंटरनेशनल लेवल पर उनमें कंपैरेटिव आप स्टडी कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी आने के कारण, सिमिलरिटी आने के कारण जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं आप उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है। टू एंड प्रॉब्लम्स एंड कंफ्यूजन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग मेथड्स को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक कंपनी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तो जो भी मेथड्स होती हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन मेथड्स को लेकर वो सब रिमूव हो जाती हैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू। चलिए अब हम आते हैं डिफरेंसेस पर। तो डिफरेंस देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिक फंडामेंटल्स, मींस जो भी अकाउंटिंग होगी ये उनके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बिना इनके अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ ओपिनियन है, किसके लिए, जो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सिर्फ एक ओपिनियन है कि आपको अपने अकाउंट्स इसके अकॉर्डिंग, मींस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करने हैं। दे आर एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ, मींस इनको बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है, और जबकि इनको सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है और डिस्कस किया गया है। देन दे आर रिगिड एंड दे आर फ्लेक्सिबल। रिगिड का मीनिंग इनमें चेंजेस की पॉसिबिलिटीज जीरो है, मींस ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस पॉसिबल हैं। They are not responsible for the changes in society and business sector। ये सोसाइटी में और बिजनेस सेक्टर में किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, और जबकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव कंसिस्टेंसी, मींस ये फिक्स्ड हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जबकि ये प्रोग्रेसिव है, समय समय पर अपडेट होते जाएंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस। अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए प्रयास तो 1950 से ही हो रहे हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तैयार करना, लेकिन फर्स्ट जो है वो 1972 में सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस
की गई और उस कॉन्फ्रेंस के बाद 29 जून 1973 को 9 कंट्रीज और 16 अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन ने एक ग्रुप बनाया। उन 9 कंट्रीज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, इंग्लैंड और नीदरलैंड और इनके साथ 16 इंस्टीट्यूशन मिलकर इन्होंने एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक कमेटी तैयार की और उसके बाद 1999 में इस कमिटी को एक नाम दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड। इसका हेड ऑफिस लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 14 मेंबर्स हैं और जबकि इसके ट्रस्ट में 19 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इस बोर्ड का सदस्य है। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो नाम दिया गया था 1973 में, इसका नाम चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया और अब इसका नाम जो चेंज हुआ है 2001 में हुआ है और अब इसका जो नाम है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, जो कि इशू करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट, एजम्पशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के कौन कौन से एजम्पशन होंगे जिस पर ये सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, मींस कि जो भी बिजनेस है वो एक लॉन्ग पीरियड तक, इंफिनिटी टाइम तक चलेगा, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है इस IFRS में। देन एक्यूरल एजम्पशन मींस कि जो भी बिजनेस के ड्यू एक्सपेंसेस होंगे या ड्यू इनकम होगी या एक्रूड इनकम होगी या अनएक्रूड इनकम होगी, उनके लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा चाहे उनका पेमेंट हो या ना हो। देन मेजरिंग यूनिट एजम्पशन कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हमेशा अकाउंट की बुक में बुक वैल्यू पर ही शो किया जाएगा, उनको मार्केट वैल्यू पर कभी भी शो नहीं किया जाएगा। इस एजम्पशन को फॉलो किया जाता है IFRS में। देन कांस्टेंट परचेसिंग पावर एजम्पशन मींस कि जो कैपिटल है वो हमेशा एडजस्ट की जाएगी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, मींस इकोनॉमी में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग कैपिटल को, जो बिजनेस की कैपिटल है उसको एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एडजस्ट किया जाएगा। तो 4 एजम्पशंस को फॉलो किया जाता है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। बेनिफिट्स क्या है IFRS के? हेल्पफुल टू इंटरप्राइज ऑपरेटिंग ग्लोबली, मींस जो भी अकाउंट्स तैयार होते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, उनके कंसोलिडेशन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये ग्लोबली तैयार हुए हैं। मींस चाहे एक कंट्री हो या दूसरी कंट्री हो, दोनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का फॉर्मेट और रूल्स रेगुलेशन सेम होंगे उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण। देन हेल्पफुल होगा इन्वेस्टर्स को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे उस IFRS मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के थ्रू, तो इन्वेस्टर्स को कंपैरेटिव स्टडी करने में, किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने में उनको हेल्प मिलेगी। देन हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हेल्प मिलेगी क्योंकि अब कोई भी कंट्री में कोई भी कंपनी इजीली जाकर वहां बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बना सकती है, जिससे उसको फंड लेने में फॉरेन कंट्री से कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, दोज कंट्रीज वेयर IFRS has been implied, their accounting professional will be able to provide superior services, means जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, वो अच्छी से अच्छी सर्विस जो है वो
प्रोवाइड करवा सकते हैं उन कंट्रीज को। नेक्स्ट, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक तो एक्सपेंसिव है, टू अप्लाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज एक्सपेंसिव टास्क, मींस एक महंगा वर्क है इन रूल्स को फॉलो करना, इनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कराना, क्योंकि इनमें जनरली हमको हाई लेवल के नॉलेज वाले अकाउंटेंट की जरूरत होती है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको रखने पड़ते हैं, तो उनकी सैलरी को पे करना तो एक्सपेंसिव होता है, इनको अपने बिजनेस में अप्लाई करना थोड़ा सा कॉस्टली है। लैक ऑफ मार्केटिंग मोटिवेशन, देयर इज लैक ऑफ मार्केटिंग मोटिवेशन टू मेक IFRS। देन स्कोप ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड to bring uniformity in accounting work at international level, means जो भी अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है वो इंटरनेशनल लेवल पर उनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है विद द हेल्प ऑफ IFRS। इंडिया एंड IFRS, इंडिया में IFRS को इंप्लीमेंट करने के लिए दो ऑप्शन थे कि कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया जाए इस IFRS का, और दूसरा ऑप्शन था कि जो हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उनको अपडेट कर दिया जाए एज पर IFRS। तो हमने, मींस हमारी कंट्री ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपडेट कर दिया है, किसके अकॉर्डिंग? IFRS के अकॉर्डिंग। अभी तक हमने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार कर लिए हैं। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। क्या क्या डेवलपमेंट है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अब हम आते हैं, ये समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया? तो अप्रैल 1977 में ICAI को स्टैब्लिश किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मींस कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना। और 1 अप्रैल 2015 तक इस इंस्टीट्यूट ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार कर लिए हैं, और हर किसी कंपनी को इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना मैंडेटरी है, मींस कंपलसरी है। अंडर सेक्शन 133 of Amendment Companies Act 2013, it is necessary that profit and loss account and positional statement should be according to accounting standard। Means अब हर एक कंपनी को अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार करते समय इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स तैयार करने होंगे। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि रिकमेंड किए गए हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इंप्लीमेंट किया गया है उनको बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको फॉलो करके ही अब हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं, अभी तक टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने तैयार किए हुए हैं। तो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है? तो सिर्फ आपको इनके नाम बस याद रखने हैं, आपको इनका पूरा जो डिटेल अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लास 11th है उसमें केवल इनके नाम ही आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इनका डिटेल आपको अभी एनालाइज नहीं करना है, सिर्फ आपको किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू कौन सा ट्रीटमेंट करना है यही बस आपको ध्यान रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं आप उनको केवल नाम के थ्रू ही लर्न कर लेंगे, और केवल वही आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे।
और ऐसे ही हमारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, जो अभी तक IFRS ने 9 रिपोर्ट्स तैयार की हुई हैं, उनके नाम ये दिए हुए हैं, ये भी आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। देन जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अभी तक वो 39 बन चुके हैं और उनके नाम भी आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। केवल नाम आप याद रख सकते हैं इनको अपने नॉलेज के लिए। अभी तक टोटल 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा लाए गए हैं, जिन जो ग्लोबली हैं, जो भी मेंबर्स कंट्री हैं, वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और अपनी कंट्री में इनको इंप्लीमेंट करती है। तो ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी बुक में है, आप इनको वहां से लर्न कर सकते हैं। इनका डिटेल अभी आपके सिलेबस में नहीं है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।